चलो, चौक, वेयर इज चौक। अच्छा हाँ, एक इसकी स्टार्टिंग अपन एक क्वेश्चन से कर रहा है ना। एक क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, है ना। जैसे आज तुम्हारी जो अपनी जो है ना आध्यात्मिक फीलिंग, हमारी जो गॉड के प्रति जो हमारा नज़रिया होता है, आज वो निकल के आएगा कि वास्तव में सच में रियल गॉड क्या है ना। अभी तक अपन सोचते हैं कि अरे कृष्ण जी, राम जी, है ना, ये भगवान वो भगवान। आज पता चलेगा कि ईश्वर क्या होता है और वो है किस चीज़ का भूखा। अपन यार जनरली पूछते ना यार, भगवान को तुम्हारा उपास चाहिए, क्या तुम्हारा नारियल चाहिए, क्या तुम्हारी वो चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए। अपन ज़बरदस्ती में लगे हैं, क्या ये सब चाहिए उसको तुमसे। आंसर मिलेगा क्या, है ना। बोलते सब हैं लेकिन सच में कौन मानता है। इसलिए हम बहुत कुछ 90% चीज़ें त्याग चुके हैं। सिर्फ कुछ पौधों का ध्यान रखने के लिए कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, बाकी सब व्यर्थ। बाकी की जिस चीज़ से किसी जीव या किसी भी चीज़ को कोई फ़ायदा ना होना डायरेक्टली, वो सारी चीज़ें त्याग दो, क्योंकि उनको वही समय आप कहीं और दे सकते हो खुद के डेवलपमेंट में। और ईश्वर तो ये चाहता है कि खुद को डेवलप करो, है ना। खुद को डेवलप करने का मतलब खुद को बनाओ, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है और वो ये चाह रहा है कि आप खुद को अच्छे से बचा के रखो, है ना। हम उसका एक आर्ट है, और अगर वही आर्ट जिसमें उसने जान डाली है, अगर वो खुद को नहीं बचाएगा तो सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। और हम अपनी उसी के साथ अपन गलत करते हैं। ये नहीं बोल रहे कि हम अपने मतलब हम स्वार्थी रहो, सुरक्षित रखो खुद को बनाओ, खुद को डेवलप करो, ये चाहता है गॉड। तो उसी बात और ऐसी कुछ फीलिंग से जुड़ी हुई ये पोयम है। तो पे तो अपने ढेर ठारे इसके लेक्चर मिलेंगे, है ना, बस कुछ अलग मिलेगा अपने नज़रिए से देखें अपन, ठीक। प्यूरिटन एज के तो इसका था ये बंदा, तो उस समय आध्यात्मिकता का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, है ना। कुछ लोग ऐसी आध्यात्मिकता के थे जो एकदम कट्टरपंथी थे, कुछ अच्छे भी थे, है ना, जैसे अपने जॉन मिल्टन, जिनको ये लगता था कि यार नहीं, ईश्वर होता है और किस रूप में होता है हमको पता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि किसी के लिए कट्टरपंथी रहे हों, इनको लगा कि जो सही है तो सही है, उसके साथ रहे। आई बात समझ में। चलो अब देख रहे अपन इनकी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो बेसिकली ये जो पोयम है ना, ये 1652 के बाद पब्लिश हुई थी, है ना। कहीं 1652 ही मिलता है। कब पब्लिश हुई थी? 1652 के बाद, है ना। और इसका टाइटल ये नहीं था, अभी हम बोल रहे हैं इस पोएम का टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये हम लोग बोल रहे हैं। इसका टाइटल पहले ये नहीं था। जनरली पोएम के साथ एक कहानी चलती है कि उनका टाइटल नहीं होता, सॉरी सोनेट का है कि नहीं। ये सोनेट कैसे, कौन बताएगा? ये सोनेट है कि नहीं, सबसे बेसिक बिना राइज स्कीम देखे पटाख से एक नज़र में पहचानना, ये सोनेट है कि नहीं है। कैसे कैसे? तो उसमें तो लिखा ही था, हमको एक पहचान बताओ सर। इसमें 14 लाइन होती है सोनेट में, इसमें सोनेट ये 14 लाइन। ये बंदा बताया, जो सबसे बड़ी बात होती है 14 लाइन से पहचान सकते हो आप सिर्फ सोनेट को। बाकी राइम स्कीम भी बहुत सारी होती हैं, और दो तो अपने को पता है, पेट्रार्कन और शेक्सपियरन, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट 14 लाइन। तो किसी भी सोनेट का बेसिकली कोई टाइटल होता नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ही थीम पे लिखी जाती हैं, एक छोटा सा मैसेज होता है। तो इसका जो टाइटल था ना, इसका जो फुल टाइटल था वो था व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये उसका टाइटल ही था। तो आपको एग्जाम में टाइटल के रूप में कहीं ये ना मिले, यही मिल जाए। बात आ रही समझ में? मतलब व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ओके चलिए आगे बढ़े अपन। मतलब सर पहले ये टाइटल, ये हाँ टाइटल यही था। अभी भी गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको ये तो मिलेगा ही, आप सर्च ये करना देखना, उसमें टाइटल में यही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं एक ईश्वर और उसके एक सच्चे भक्त के बीच में जो बातचीत हो रही ना, किस तरीके से वो बात कर रहा है ना। हाँ, तो डिवोटी है ना, एक बच्चा, ये समझ लो अपने एक परमपिता से कैसे बात कर रहा है, उस बात को यहाँ बताने की कोशिश करी है। और ये कब की है? जब वो अंधे हो गए थे, है ना। तो देखो बिल्कुल टेक्स्ट टू टेक्स्ट देखना, ये एक एक शब्द का खेल होता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सब कुछ आता है इसी में से। एक एक वर्ड का मीनिंग जरूरी हो है, देखें। और जो हम अंडरलाइन करें हैं ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे खास रिलेशन होगा। चलो देखें, व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ,
हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरे लाइट मतलब रोशनी इज स्पेंट मतलब मेरे आँखों की रोशनी चली गई जब मैं विचार करता हूँ। क्लियर। फर्स्ट लाइन, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एर मतलब होता है जो मतलब बीत जाना पहले, ठीक। हाफ माई डेज, हाफ माई डेज का देखो यहाँ पे मीनिंग्स वो अलग निकलते हैं। तुम सोचो कि आधा दिन बीत गया ना, मेरी आधी उम्र गुजर गई। आपको पता होगा अप्रोक्स 42 44 के आसपास अंधे हुए थे। माई डेज इन दिस, इस मतलब इन दिस, इस में डार्क काला, अंधेरे और काले, वर्ल्ड एंड वाइड मतलब इस दुनिया और इस बड़ी सी दुनिया में, इस बड़ी सी दुनिया में मेरी आधी उम्र गुजर गई। हाँ, है ना। आगे बढ़े, मतलब मेरी आधी उम्र इस बड़ी सी दुनिया में गुजर गई है, इस काली सी अंधेरी दुनिया में, ठीक है। और आधी जो बची है वो काली है। कहने का मतलब ये है, अंधा आदमी को क्या सब काला देखेगा ना, देखेगा ना काला, इसलिए डार्क वर्ड का यूज़ हुआ है। डार्क वर्ल्ड वाइड मतलब डार्क वाइड वर्ल्ड मतलब काला, काली अंधेरी दुनिया, जिसकी लाइफ में जो अंधा होता है उसकी लाइफ अंधेरी काली होती है। क्लियर। फिर देखो, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। अब सुनना, एंड दैट, और मेरा ये जो एक टैलेंट है ना, क्या ये छिप जाएगा। वन टैलेंट, मेरा एक टैलेंट, इनका क्या टैलेंट था, लिखना, शानदार राइटिंग करना। वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, क्या मेरा ये जो एक टैलेंट है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा जो टैलेंट अगर चला जाएगा तो मेरे लिए मेरा जो लाइफ है ना वो मरने के समान है। विच इज़ डेथ टू हाइड, अगर ये हाइड हो गया तो ये विच इज़ डेथ, ये मेरे लिए मौत है। अगर मुझसे किसी ने मेरी ये कला छीन ली, सोचने की बात है। जैसे इंसान को जिस चीज़ से जो बहुत पसंद हो और अगर उससे वही चीज़ छीन लो तो सोच सकते हो कि उसको कितना बुरा लगेगा। जस्ट एग्जांपल अपन किसी भी छोटी चीज़ से ले लो, अगर वो अपने को पसंद है और जिसके साथ अपन ने लाइफ में कितना समय गुजारा, उसने 40 साल गुजारे, कहने का मतलब 20 साल से ही लिख रहा होगा तो भी उसने 20 साल उस चीज़ के साथ रहा और अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई और अब कोई वो उससे छीन ले तो सोचो उस इंसान को कितना दुख होगा। ठीक, अपना दुख वो किसी को बता रहा है, किसको बता रहा है हमें सब समझ में आ रहा है कि किसको बता रहा है वो। हाँ ठीक है। लोड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। चलो पहले ये देखो, लोड विथ मी यूजलेस है ना, मैं यूजलेस रह जाऊंगा क्या, या मैं यूजलेस बन जाऊंगा। यूजलेस मतलब कोई काम का ना होना। अब मेरा हाँ। टाइम है काम करना। हाँ ठीक, ऐसा कुछ। क्लियर। अब यहाँ से सुनो, दो हालांकि या यद्यपि, माई सोल, अब यहाँ तक इसने बोला कि यदि ये मुझसे छीन लिया गया तो मैं यूजलेस रह जाऊंगा और मैं मतलब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वो बताता है, दो हालांकि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट मतलब बहुत ज़्यादा झुकना, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, हालांकि मेरी जो आत्मा है अभी भी मेरे मेकर के प्रति झुकी हुई है या समर्पित है। मुझे पता है मेरे मेकर, माई मेकर से मतलब है जिसने मुझे बनाया। अच्छा। समझ गए, ये वर्ड छिपे होते हैं कि गॉड को किस तरीके से इंडिकेट किया। माई मेकर, मुझे बनाने वाला। आपको कौन बनाएगा, या तो माता पिता है, तो माता पिता ये टैलेंट थोड़ी आपको दिए होंगे, टैलेंट तो आपको वही दिया है। ठीक, तो ये बोल रहा है आपने भले मुझसे ये सब कुछ छीन लिया, ये मेरे साथ हो गया, लेकिन तब भी दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, तब भी मेरी जो आत्मा है मेरे मेकर के लिए झुकी हुई है। क्योंकि ईश्वर पे ये ब्लेम नहीं डाल रहा है ना, उसके लिए अपना दुखड़ा सुना रहा है और बता रहा है किसी को, अपना दुख बता रहा है कि हाँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा अकाउंट यहाँ पेश करूँगा। मैंने जो किया होगा मैं अपने ईश्वर के सामने उसको सब कुछ पेश करूँगा, है ना। भले अंधा हो गया हूँ, मैं अपनी हाजिरी तो अपने गॉड के सामने लगा सकता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अब यहाँ पे ये टर्न आ गया एक छोटा सा, और हाँ मतलब वो टर्न नहीं है ये, अभी देखो, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ये एक लाइन का बहुत बड़ा सा मीनिंग है, आप लोग सोचते रह जाओगे। ये बाइबल से लिया गया एक रेफरेंस है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्या मुझे भी उसी की तरह फटकारा जाएगा, है ना।
क्या मुझे भी उसी की तरह डांटा जाएगा? किसकी तरह? किसकी तरह डांटा जाएगा? नहीं। बाइबल में एक रेफरेंस है, मैथ्यू 25, एक चैप्टर का नाम है, एक जगह है जहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। अब वो स्टोरी बीच में घुस गई है, अगर आपने उसको देखा हो तो मैथ्यू 24 में एक स्टोरी है। वो कहानी आपने किसी दूसरे फॉर्म में कई बार सुनी भी होगी, शायद किसी ने सुनी हो। तो वो क्या है, एक व्यापारी होता है, आपने किसी की भी तो नहीं। उसमें भी नहीं है, शायद नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहे, सुनो। एक व्यापारी होता है, उसके 3 सेवक होते हैं। हाँ हाँ, कितने सेवक होते हैं उसके? 3 सेवक होते हैं। वो तीनों सेवकों को जब वो व्यापार के लिए बाहर जाता है तो तीनों को कुछ पैसे दे के जाता है, तीनों सेवकों को। तो तीनों को पैसा वो दे के जाता है बराबर। तो उसने क्या किया, वो सबको पैसा दिया और चला गया और बोलता है कि इस पैसे को तुम्हें चाहो तो बढ़ा सकते हो या घर उतना ही रख सकते हो। तो जो पहला वाला होता है ना, जो पहला वाला होता है वो उसको पैसे को लगाता है बिजनेस में, उसका पैसा बढ़ता है और 5 साल बाद वो लौटेगा व्यापारी तो उसका पैसा बढ़ते जाता है। और जो बीच वाला होता है वो भी उसको किसी प्रॉपर्टी में लगाता है, तो उसका भी पैसा कुछ % बढ़ता है। लेकिन जो तीसरा होता है, तो तीसरा उसको क्या करता है, ज़मीन में गाड़ देता है, इस डर से कि मेरा जो मालिक है वो जब आएगा तो पैसे मांगेगा, अगर ये लॉस हो गया तो वो उसको छुपा देता है। और जब वो मालिक आता है तो ये सब अपना अपना देते हैं और वो तीसरे से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो वो निकाल के देता है, बोले ये लो। तो यहाँ पता है क्या होता है, वो मालिक इसको डांटता है कि मैंने तुझे जो दिया था तूने उसका यूज़ नहीं किया। तो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, इसका मतलब होता है डांटना। क्या मेरा गॉड भी मुझे ऐसे ही डांटेगा? समझे? ये बाइबल्स की लाइन ऐसी छिपी होती हैं प्यूरिटन पोएम्स में, सोनेट्स में। क्लियर? तो क्या मेरा मास्टर भी मुझे ऐसे ही डांटेगा जब मैं अपना कोई भी आर्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरा मास्टर भी मुझे ऐसे ही डांटेगा? फिर आगे देखो, बहुत प्यारी लाइन है ना, क्योंकि हम लोग समझते नहीं हैं तो नहीं लगता, लेकिन अब आएगा समझ। डॉथ, याद आया ये कौन सा वर्ड है? हमने कुछ वर्ड्स बताए थे ना, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है ये, डॉथ। डज, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तो देखो, डज, क्या मेरा गॉड करवाएगा एग्जैक्ट डे लेबर, मुझसे दिन मजूरी जैसे काम, जबकि मेरी लाइट चली गई, जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहने का मतलब ये है, देखो क्या बोला, क्या मेरे आंखों की रोशनी जाने के बाद भी क्या मेरा जो ईश्वर है मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाएगा? यहाँ वो ये तकलीफ मतलब, और बड़े देखो ये कोट अंडरलाइन है, ये बड़े मासूमियत से पूछ रहा है कि क्या मतलब मेरे पास काबिलियत नहीं बची है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, उसके बाद भी क्या मेरा जो गॉड है वो मुझसे ये करवाएगा? हाँ हाँ, तो पूछ रहा है कि क्या वो तब भी मुझसे काम करवाएगा? सोच के देखो, किसी बच्चे को भी अगर उसको वैसे वीकनेस हो, आप एक व्यक्ति विकलांग है और क्लास में है और वो टीचर आ जाए और गुस्से में हो, तो वो बच्चे के मन में यही डर आता है कि क्या इस कंडीशन के बाद भी मुझसे ये करवाएगा, तो वो अंदर ही अंदर सहम जाता है पूरा। तो यहाँ पे ये बड़े हम्बल तरीके से पूछ रहे हैं, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डिनाइड मतलब चली गई, जबकि मेरे आंखों की रोशनी चली गई, क्या तब भी मेरा मास्टर मुझसे ये काम करवाएगा? आई फाउंडली आस्क, मैंने बड़े ही विनम्रता से पूछा, या मैं बड़े विनम्रता से पूछता हूँ, ठीक। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। लेकिन अब यहाँ से टर्न शुरू होता है, लेकिन पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन प्रिवेंट मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब रोकना, बचाना, है ना, रक्षा करना। लेकिन पेशेंस ने मुझे बचाया, दैट मर्मर सून रिप्लाई, लेकिन अंदर से, अब देखो एक अंदर से जवाब आना शुरू होगा। अभी अभी एक भक्त पूछ रहा था, अब लेकिन उसके अंदर का जो धीरज है, पेशेंस, उसने देखो आंसर देना शुरू किया। अब आत्मा जगी, तो अंदर जो कहते हैं ना परमात्मा हमारी आत्मा में होता है, अब वहाँ से आवाज़ आना शुरू होगी, पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। मर्मर मतलब होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना। तो अंदर से जैसे हम देखते हैं ना, अगर पानी होता है, अगर शांत पानी है, हम देखते हैं कि जब उसमें बुलबुले छूटते हैं तो हमें पता चलता है कुछ नीचे है, कुछ ऐसा जीवित है जो हमें लग रहा है बुलबुले आना। तो जब अंदर से बुदबुदाहट निकली, मतलब गॉड का सिग्नल मिला कि अब कोई जवाब देना शुरू करेगा अंदर से, क्योंकि बाहर से तो ईश्वर जवाब दे नहीं सकता ना, आपके अंदर है तो आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी। अभी दिमाग बोल रहा था, आपकी शरीर, आपकी बॉडी पूरा सब बोल रहा था, अब गॉड एंटर हो गया, समझ लो, अब वो जवाब देना शुरू करेगा। दैट मर्मर सून रिप्लाई, अब हमारा ये जो अंदर से जो बुदबुदाहट है वो रिप्लाई करेगी। गॉड डॉथ नॉट नीड, गॉड को नहीं चाहिए, गॉड ये नहीं चाहता, नॉट नीड,
ईदर मैंस वर्क, ना किसी इंसान का कोई काम, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसके दिए हुए गिफ्ट। गॉड को बिल्कुल नहीं चाहिए आपका किया हुआ काम और आपके किए हुए गिफ्ट, उसको से कोई मतलब नहीं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, ठीक, हु बियर हिज माइल्ड योक मतलब जो या कोई भी। माइल्ड योक का मतलब होता है, पता है? माइल्ड योक का मतलब होता है, बैल देखे हैं, हल चलता है बैलगाड़ी, उसके ऊपर वो लकड़ी का लगा होता है। हाँ, हिंदी में तो उसको जोत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जोत। हाँ, वही। इंग्लिश में हमको पता है, हिंदी का तो हमें नहीं पता, उसको बोलते हैं योक। हाँ, माइल्ड योक। पहाड़ी में बना रहता और योग लिखा रहता है। ठीक, आगे देखना। माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट मतलब ईश्वर तो उनको चाहता है, या ईश्वर वो चाहता है जिनके ऊपर बर्डन होता है उसके बाद भी वो अपना अच्छा काम करते हैं। मतलब आ रहा समझ में? आप भले तकलीफ़ों में घिरे हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, वो ईश्वर को पसंद है। ये नहीं कि आप कुछ हो, आप सोच रहे हैं कि हम तकलीफ़ में हैं तो हम गलत रास्ता अपना लें, यही बुराई है। उसने बोला अगर आपके ऊपर माइल्ड है, माइल्ड योग भी है, उसके बाद भी अगर आप करते हो, दे सर्व हिम बेस्ट, जो अपना बेस्ट देते हैं तकलीफ़ होने के बाद। यही होती है गॉड की परीक्षा, कि तकलीफ़ होने के बाद अगर आप बेस्ट दे रहे हो ना, ये चाहता है आपका गॉड। और आगे देखो क्या बोलते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो साम्राज्य है ना वो बहुत बड़ा है। उस परमपिता का जो मतलब वो वहाँ का राजा है, किंगली, राजाओं के जैसा है वो वहाँ। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एक इशारे पे थाउजेंड्स गॉड, देवी देवता भी भागे चले जाते हैं। बिडिंग स्पीड मतलब स्पीड में, है ना, देवी देवता भागे जाते हैं। तो सोचो किसकी बात हो रही होगी, उसके एक इशारे पे देवी देवता भी भागे चले जाते हैं, है ना। बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और धरती और आकाश भी बिना रुके, बिना रेस्ट किए उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। देवी देवता उसके एक इशारे पे थाउजेंड्स ऑफ देवी देवता दौड़े चले आते हैं, जमीन और आसमान भी उसके लिए बिना रुके अपना काम करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, है ना। और उसकी सेवा में तो वो लोग भी अपनी से अपना सब कुछ लगा देते हैं, जो लोग खड़े होते हैं या वेट कर रहे होते हैं। मतलब वो भी उसकी सेवा में, खड़े होने और वेट होने का मतलब ये है कि जो लोग कुछ भी नहीं करते ना, या जो लोग कुछ करने के इंतजार में होते हैं, उनको भी उसके सामने कुछ करना होता है। मतलब वो इतना बड़ा है और सबको उसके सामने अपने को प्रेजेंट करना होता है। तो ये था इसका मेन आइडिया कि ये पोयम क्या कहना चाह रही थी। सिर्फ ये शब्द नहीं है, इन शब्दों के पीछे जो मीनिंग है ना, बहुत लोग इंटरप्रेट करते हैं। और किस ईश्वर की बात करिए, हमारी आपकी समझ से तो बहुत ऊपर का है। और हम भी ये बात इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जिस ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया होगा, सोचो वो कितना बड़ा होगा। उसके लिए तो हम कुछ खिलौने जैसे हैं, या ये पूरा अर्थ, पूरा सब कुछ उसके लिए एक आर्ट है, एक ड्राइंग जैसा समझ लो। तो बात आई समझ में? ये थी हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर? ये मीनिंग था। तो यूट्यूब का और अपने में अंतर ये था। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगे कि यार सर ये यहाँ रह गई है, ये खटकती है, ठीक है, तो इसको अपन करें क्लोज। अब थोड़ा सा बात ये और कर लें कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में लाइनें आती हैं। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आती हैं, क्या नाम उसका, ऑब्जेक्टिव में आती हैं, एमसीक्यूज में, समझ गए ना, बहु वस्तुनिष्ठ वालों में। हाँ, और इसका एक्सप्लेनेशन आता है, खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। पूरा पोयम जरूरी है, पूरा पोयम देंगे, अरे 2 लाख देते हैं, सिर्फ 2-3 पेज भर जाते हैं। कभी 2 भी देते हैं, कभी 4 भी दे सकते हैं। 4 का मतलब एक पूरा ABBA का सेट। अच्छा, राइम स्कीम बताएगा कोई यहाँ? हम बताएं सर। हाँ A हाँ D D A हाँ B A हाँ। B E हम्म, B A E B E। नीचे का सब बड़ा बड़ा हो गई। मनीषा बताओ। सर ने कहा है। हाँ सर, हमें सर भी अच्छे से आया। बता रहे थे। एक बार हम बता दें, ए है और ये भी है।
गलत है सर। सी बैठ जाओ, रुक जा बैठ जाओ। देख हम बता रहे हैं देख ए ए ए बी ए हाँ ए बी बी ए ए ई सी सर, सी दो। सॉरी सी, सी तुम्हें क्या- फिर गलत। सी आई तो ए बी बी सी सी सही है ना सर? गलत। गलत। जाओ भागो रुक जाओ ए बी 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 ए ए ए सी अच्छा हाँ वो ऊपर टी था, हाँ वो समझ गया। बी ई नहीं सी सी अच्छा समझ में आ गया। आप समझ में आ गया हाँ अभी। हमें सिट डाउन। ए बी बी कहाँ है नाउ सी देखो, चलो बता दे रहे हैं एक बार, उसके बाद गलती नहीं करना। अच्छा, तुम लोग, हम बताते तुम लोग गलती क्या करते समझ गया। हो। स्पेंट हाँ वो समझ ए हाँ ए वाइड बी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बी बी हाँ हाइड बी वाइड हाइड बी 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 फिर ये बेंट स्पेंट आप प्रोनाउंसिएशन स्पेंट बेंट ए ए तो ए बी बी ए ए नाउ सी ए आएगा प्रेजेंट ए आएगा चाइल्ड ई बी 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 चाइल्ड है ना, हाँ डिनाइड सी सी आइड आइड अच्छा हाँ आइड। बी 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 आ रहा समझ में, आइड आइड हाँ, बी। चाइल्ड डिनाइड हाँ हाँ बी प्रिवेंट ए प्रेजेंट प्रिवेंट। ए ठीक, यहाँ तक हो गया। नीड हाँ अब देखो, नीड बी आएगा बी डिनाइड नीड। बी बी आएगा बी इस डी में और इस डी में डिफरेंट नहीं दिख रहा, हाँ डिनाइड नीड शब्दों से नहीं है मतलब। नीड नीड डिनाइड चाइल्ड। सी आएगा डी को लिखने के कई तरीके होते हैं, कभी हलक लग जाती है कभी नहीं भी लगती। तो देखो सी सी बेस्ट ए आएगा प्रेजेंट थोड़ी बोला है, बेस्ट शब्द वो अलग ही आ रहा है सब कुछ। सर क्या बेस्ट आया? डी डी सी डी हाँ स्टेट बी नहीं 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 ये डी ई आएगा ई नीड बेस्ट स्टेट सब में अलग है। ई है अब नीड स्पीड, ये सी आएगा हाँ बेस्ट गेस्ट रेस्ट स्टेट वेट रेस्ट वेट हाँ इसमें क्या सी आएगा? डी ई सी Speed डी में- ई ई आएगा बता दिए। ए बी बी ए सी डी ई दिस इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन स्टाइल। ए बी बी किसका? पेट्राइक ए बी बी ए बोलने वाला काम नहीं है। अगर नंबर पक्के चाहिए ना बेटा राम, यही चीजें बिल्कुल श्योर होनी चाहिए। चलो ओवर करें, सर खत्म। हमारा बता दो हम क्या करें।